अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ एमडीगेट, ठीक है। और उसके हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है और थैंक्स टू एसकेएन कि उन्होंने ये एक वर्कशीट प्रिपेयर की है और इसमें बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, हाई यील्ड एमसीक्यूज़ हैं, वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं, मैं देखता हूँ आज कितने कवर करा सकता हूँ, बट कोशिश होगी मेरे कि मैं अराउंड 50 तो ज़रूर कराऊँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि ऑफ द टोटल वेट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूट ओनली, कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बेसिकली यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछ रहे हैं कि उसमें जो टोटल वेट होता है उस पूरे प्रोकैरियोटिक सेल का या बैक्टीरियल सेल का, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना % बनाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना बैक्टीरियल सेल में, वो 3% जो है वो बनाते हैं क्या, टोटल वेट, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में जो कार्बोहाइड्रेट का वेट होता है वो 3% होता है। 18% ऑफ टोटल वेट ऑफ मेमेलियन सेल इज़ द, जो 18% होता है टोटल वेट का एक मेमेलियन सेल में, वो क्या चीज़ होती है, इट इज़ एक्चुअली द प्रोटीन, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं आपका, जो प्रोटीन्स हैं आपके, वो 18% बनाते हैं क्या, टोटल वेट ऑफ योर सेल, ठीक है, ऑफ मेमेलियन सेल। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो टोटल वेट होता है 18%, उसको कौन बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री, वो हीट जो आपको चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री तक राइज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए, दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जो आपको चाहिए होती है टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। हीट वेपराइजेशन तो वेपराइज करने के लिए होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में बाइंड करने की एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक केमिस्ट्री की टर्म है, जिसका मतलब होता है कि आप कितनी अट्रैक्शन है आपके अंदर, कितनी टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेम द प्रोसेस, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऐसा प्रोसेस नेम करो दैट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो लार्ज मॉलिक्यूल का, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हो वाटर को यूज़ करके। इट इज़ एक्चुअली द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, वाटर का यूज़ करके जो आपके पॉलीमर्स होते हैं ना, उनको तोड़ते हो। तो हाइड्रोलिसिस के ज़रिए जो रिडक्शन है, ये तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, और कंडेंसेशन क्या है, उल्टा है। कंडेंसेशन में आप वाटर ऐड करते हो, ठीक है, कंडेंसेशन में आप वाटर ऐड करते हो। जब वाटर ऐड करते हो उसके अंदर, ठीक है, एक मिनट सॉरी, कंडेंसेशन में जो मॉलिक्यूल बनता है वो वाटर रिलीज़ करता है। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते थे। कंडेंसेशन में बेसिकली वाटर आप रिलीज़ होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस में आपको वाटर ऐड करना पड़ता है ताकि मॉलिक्यूल को तोड़ पाओ, उसका बॉन्ड तोड़ सको। तो हाइड्रोलिसिस है ये, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग आर फॉर्म थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन, जो जितनी भी चीज़ें हैं सारी वो कंडेंसेशन रिएक्शन के ज़रिए बनती हैं, एक्सेप्ट, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन होने का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे और पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज एक मोनोमर है, और मोनोमर को बनाने के लिए आपको किसी भी कंडेंसेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन एक पॉलीमर है, इसको बनाने के लिए आपको ये कंडेंसेशन कराना पड़ेगा। सेम गोज फॉर ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट्स हैं, और इंसुलिन भी प्रोटीन्स का क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं, यानी कि पेप्टाइड्स आपस में मिलते हैं कंडेंसेशन के ज़रिए, तो ये बनते हैं। तो सारी चीज़ें कंडेंसेशन से बनती हैं सिवाय ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज हियर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन ऑल, जो ईस्टर बॉन्ड होता है वो कह रहे हैं हर जगह पर होता है सिवाय किसके, बेसिकली जो आपका ईस्टर बॉन्ड होता है ना, वो पाया जाता है आपके उनके दरमियान जो आपके फैट्स होते हैं, फैट्स के दरमियान, और इसके साथ साथ आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं इन सब में आपको न्यूक्लियोटाइड के लिए भी ईस्टर बॉन्ड चाहिए, ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड इसको मिलाने के लिए भी आपको ईस्टर बॉन्ड चाहिए, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के लिए भी चाहिए, बट टू फॉर्म 2 अमाइनो एसिड आपको ये नहीं चाहिए। ऑल आर यूज ऑफ वाटर, ऑल आर द यूजेस ऑफ वाटर बाय लिविंग, ये सारे जो हैं वाटर के यूजेस हैं लिविंग सिस्टम में, सिवाय
एज अ लुब्रिकेंट फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाटर को एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और कूलिंग एजेंट के तौर पर भी काम किया जाता है, बिल्कुल। क्या वाटर को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग वाटर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए भी किया जाता है। बेसिकली वाटर से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो ये करेक्ट आंसर है कि सारे वाटर के यूजेस हैं सिवाय एनर्जी वाले। एनर्जी को आप वाटर जो है एनर्जी के तौर पे यूज़ नहीं होता। तो वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की जो वैल्यू है इट इज़ 574 किलो कैलोरीज पर केजी, ठीक है। डी इसका भी आंसर डी है, बल्कि वेट अ सेकेंड, वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, सॉरी ये मैं कुछ और बता दिया। 574 किलो कैलोरीज पर केजी ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू नहीं है, बल्कि 1 कैलोरीज पर ग्राम है, ठीक है। 1 कैलोरीज पर ग्राम इज़ एक्चुअली द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। डी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर हियर। कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज रिड्यूस टू एज लो एज 10%। अगर हम वाटर कंटेंट जो है उसको कम कर दें, 10% तक कम कर दें प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी कम कर दें। जब पानी कम कर देंगे अंदर तो बाहर से पानी अंदर आएगा, जब बाहर से पानी अंदर आएगा सेल बर्स्ट होगा, बर्स्ट होकर डाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेल विल डाई, ठीक है। नो इफेक्ट वाली तो कोई बात ही नहीं है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेटाबॉलिज्म विल पेस अप, नहीं भाई पानी चला गया मेटाबॉलिज्म कहाँ से बढ़ेगी। मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन, ठीक है, स्लो तो होगी बट आखिर में होगा क्या, एंड रिजल्ट बताना है हमें कि सेल विल डाई। Current temperature of water rises and falls more slowly as compared to other liquid due to dash its property। कह रहे हैं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की, ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की कि जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ना राइज भी बड़े मुश्किल से होता है और जो कूल डाउन भी बड़ी मुश्किल से होता है। सो पोलर नेचर से आपके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही आपकी हीट ऑफ वेपराइजेशन से पड़ता है। हीट ऑफ वेपराइजेशन तो बेसिकली वो हीट है जो आपको चाहिए होती है वेपराइज करने के लिए। आयोनाइजेशन तो ये है कि आप आयंस बनाना चाह रहे हो, ठीक है। स्पेसिफिक हीट होता है। दरअसल वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हाई वैल्यू की वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसका 10 का आंसर इज़ सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। एक बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज़, ऐसा कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट है जिसको आप यूज़ करते हो और आप क्या करते हो, रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट कर लेते हो। तो ये है बेनेडिक्ट का टेस्ट। तो बेनेडिक्ट का टेस्ट है वो हम करते हैं और उससे रिड्यूसिंग शुगर जो है उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है। जो यहाँ पर बाकी टेस्ट हैं, आपका ब्यूरी टेस्ट है, ये आपके प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। ब्यूरी टेस्ट जो है वो आपके प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। बेनेडिक्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, ब्यूरिट आपके प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए है। और यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज आयोडीन है, ये आप पॉलीसेकेराइड्स के लिए करते हो। आयोडीन जो है आपका पॉलीसेकेराइड के लिए करते हो। तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन ऑल कार्बोहाइड्रेट। ये जो एलिमेंट्स हैं सारे कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं सिवाय किसके, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, बट नाइट्रोजन नहीं होता। तो नाइट्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर है। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट इज, जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो आपके कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, ये बेसिकली हम अगर फार्मूला याद करें तो CN होता है, H2N होता है। तो बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन होता है वो डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 2 into 1 होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर कि आपका जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसा होता है तो CnH2nOn ऐसा होता है। तो जो H है वो 2 होता है, ट्वाइस ऑफ N होता है, ठीक है। हम कहेंगे 2:1। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो यहाँ से बेसिकली हमसे वो पूछ रहे हैं। तो इसका जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है कि CnH2, ठीक है, फिर OY, यानी कि कोई भी C के साथ कोई भी कंपाउंड, ठीक है, C के साथ कोई भी कंपाउंड और उसके साथ आप जो Y है Y के मॉलिक्यूल भी। बेसिकली अगर इफ़ यू फील इट्स कंफ्यूजिंग तो एक काम करें, ओके मैं एक चीज़ वेरीफाई करने गया था। देखो जो CnH2ON है ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला नहीं है, ये आपके मोनोसेकेराइड का फार्मूला है। ये भी बी वाला भी आपके मोनोसेकेराइड का फार्मूला है। CnH2ON लिखो या CH2ON लिखो, एक ही बात है और ये मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला होता है। जो C है ना ये आपका दरअसल कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला, आपने याद रखना है। जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है दैट इज़ CX देन H2O और Y, ठीक है। ये जो है आपके A और B ये आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि मोनोसेकेराइड के। हालांकि मोनोसेकेराइड भी कार्बोहाइड्रेट है बट टू बी वेरी स्पेसिफिक वी शुड गो विद C। जो D है ये किसका है, ये आपके डाइसेकेराइड का है। D जो है आपका ये डाइसेकेराइड का फार्मूला है।
लेट्स मूव ऑन टू MCQ नंबर 15. दे आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है. तो कार्बोहाइड्रेट 15 का आंसर है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे. ठीक है, ये होता है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और साथ में ATP वगैरह. सो कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर है. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर कार्बोहाइड्रेट. कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए ये बात गलत नहीं है. कार्बोहाइड्रेट आर यूज इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड. के कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लिपिड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, तो बल्कि कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली लिपिड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ते हो, उसमें बेसिकली होता ही है कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ना, और बल्कि एनर्जी नहीं चाहिए होती और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तो उससे लिपिड बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं लिपोजेनेसिस, यानी कि लिपिड का बनना लिपोजेनेसिस होता है. कार्बोहाइड्रेट आर लेस सॉल्युबल देन फैट्स. कार्बोहाइड्रेट जो हैं वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं फैट के मुकाबले में. भाई फैट ही बेसिकली लेस सॉल्युबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेस सॉल्युबल नहीं होते. तो आई गेस ये बी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं. कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट लेस सॉल्युबल हैं फैट के मुकाबले में, बल्कि नहीं, फैट बेसिकली जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं. तो ये गलत है, यानी कि इट इज़ नॉट ट्रू फॉर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोर सॉल्युबल होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है लेस सॉल्युबल देन फैट, तो ये गलत है. अगर MCQ नंबर 17 पे चलते हैं, और जो 17 में आपसे कह रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है. स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है. ठीक है, और आपका जो काइटिन है ये भी पॉलीसेकेराइड है. आपका जो क्यूटिन है ये बेसिकली नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी होगा. 18 पे आते हैं. मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज रिलीज बाय ब्रेक डाउन ऑफ. जो आपको एनर्जी मिलती है ना ग्लूकोज में, जो एनर्जी मिलती है ना आपको ग्लूकोज में, वो कौन से बॉन्ड के टूटने की वजह से मिलती है. ठीक है, ये एक थोड़ा ट्रिकी आंसर है, बट इसका आंसर है कार्बन और हाइड्रोजन. जब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है ना, तब आपको एनर्जी मिलती है. और इसीलिए फैट्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं. जब फैट्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं ना, तो एनर्जी भी फैट्स में एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज डबल होती है. ठीक है, CnH2ON इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन. जो CnH2ON का फार्मूला है वो किसके लिए यूज़ आप नहीं करते. ठीक है, दैट इज़ फॉर डीऑक्सीराइबोस. ठीक है, डीऑक्सीराइबोस हैं उनमें एक ऑक्सीजन कम होता है, तो वहाँ पर CnH2ON आप यूज़ नहीं कर सकते. तो डीऑक्सीराइबोस इज़ करेक्ट आंसर हेयर. ग्लूकोज में आप यूज़ कर सकते हो, फ्रक्टोज और राइबोस में भी, बिकॉज उन सब में ऑक्सीजन जो है वो बराबर होता है. द रिड्यूसिंग शुगर आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कैन डैश एन इलेक्ट्रॉन. रिड्यूसिंग शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन इज हम रिड्यूसिंग शुगर को रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं. बिकॉज रीज़न इज़ दैट ये रिड्यूस करते हैं दूसरों को. रिड्यूसिंग का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करें. रिड्यूस दूसरों को कैसे करते हो आप, उनमें या तो हाइड्रोजन डाल दो या इलेक्ट्रॉन डाल दो. तो इलेक्ट्रॉन दूसरों को में डालना है आपने, तो यू शुड डोनेट इट ना. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसकी वजह से हम इन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सारे जो हैं ग्लूकोज के पॉलीमर हैं. ठीक है, आपका जो ग्लाइकोजन है पॉलीमर है, सेलुलोज भी पॉलीमर है, माइलोपेक्टिन भी पॉलीमर है. अमाइलेज एक एंजाइम है, इट इज़ नॉट अ पॉलीमर. सॉरी फॉर इंटरप्शन इन द बैकग्राउंड. ये थैंक्स टू का आज़ादी है, आप आज़ादी मना रहे हैं और मैं भी यहाँ आज़ादी मना रहा हूँ. ठीक है, इग्नोर द वॉइस एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. ओके, हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करें. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वो कहाँ नहीं पाया जाता. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है आपका, ठीक है, वो ग्लूकोज में नहीं पाया जाता. ग्लूकोज बेसिकली आपके वो मोनोमर हैं, तो मोनोमर में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा. बेसिकली जब दो मोनोमर मिलते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है. ठीक है, तो ग्लाइकोजिन में पाया जाएगा, सेलुलोज में पाया जाएगा और लैक्टोज में पाया जाएगा. जो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड. दो मोनोसेकेराइड के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, याद रखना है, ग्लूकोसाइडिक नहीं कहते, ग्लाइकोसाइडिक कहते हैं. पेप्टाइड जो होता है वो अमाइनो एसिड के बीच में होता है. ईस्टर जो होता है वो आपके फैट्स के बीच में होता है. मोस्ट फेमिलियर डाइसेकेराइड, वो डाइसेकेराइड जो सबसे फेमिलियर है और हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है, वो कौन सा है. तो इसका आंसर है सुक्रोज. सुक्रोज जो है हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं. माल्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं, सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं. आपने याद रखना है. ये 25 है. एन इम्पॉर्टेंट शुगर अकरिंग ओनली इन एनिमल. ऐसा शुगर जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऐसा शुगर जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है वो कौन सा है. वो है लैक्टोज. देखो, एनिमल जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और लैक्टोज जो है सिर्फ मिल्क में पाया जाता है, तो लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर है. देखें, बहुत हाई यील्ड MCQs हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छे हैं. तो जस्ट ट्राई टू go through this lecture और inshallah this chapter will be perfect. Hydrolysis of which of the following would yield only glucose. हम कौन सी चीज़ को
क्या करें, हाइड्रोलाइज करें तो हमें सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं जो माल्टोज होता है वो 2 ग्लूकोज से मिलके बनता है, तो अगर हम माल्टोज को तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ओके। तो माल्टोज इसका करेक्ट आंसर है। सुक्रोज में हमें ग्लूकोज के साथ कुछ और आइडेंटिटी भी मिलती है, ठीक है। खास तौर पर ग्लूकोज के साथ हमें फ्रक्टोज देखने को मिलता है, तो ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज नहीं मिलेगा, फ्रक्टोज भी मिलेगा। लैक्टोज में हमें क्या मिलेगा, ये लैक्टोज जो आपका है सी वाला, इसमें आपको मिलेगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज, क्या गैलेक्टोज भी मिलेगा और आपको ग्लूकोज भी मिलेगा, ठीक है। और सेलुलेज तो एक एंजाइम है, इसको तोड़ ही नहीं सकते ना। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इंक्लूड ऐसे पॉलीसेकेराइड जो स्ट्रक्चर के तौर पे काम होते हैं, जिनसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो, वो कौन से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऐसे कौन से पॉलीसेकेराइड हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं। वो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज और काइटिन, ये ना सेल वॉल बनाने के लिए काम आते हैं। तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और काइटिन ये करेक्ट आंसर है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड दैट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ऐसा कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो हॉट वाटर में तो सॉल्युबल होता है बट नॉर्मल कोल्ड वाटर में नहीं होता, ठीक है। ये भी आपके फेडरल में मेंशन था, ठीक है। तो जो ए है आपका अमाइलोज, अमाइलोज जो होता है इसको सॉल्युबल करने के लिए आपको हॉट वाटर की ज़रूरत होती है। बाकी जो होते हैं सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजिन एंड अमाइलोपेक्टिन, इन्हें हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इन्हें हॉट वाटर की ज़रूरत नहीं होती। तो और क्यों नहीं होती, बिकॉज वो इनसॉल्युबल है। वो आप हॉट वाटर यूज़ कर लो, किसी भी तरह का वाटर यूज़ कर लो, ये डिज़ोल्व ही नहीं होंगे। तो ग्लाइकोजिन, अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये हाई यील्ड पॉइंट है कि सेलुलोज, ग्लाइकोजिन और अमाइलोपेक्टिन जो हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं है, चाहे हॉट हो कोल्ड हो। लेकिन अमाइलोज जो है ये सॉल्युबल है आपके हॉट वाटर में। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है हमारे नेचर में, वो है सेलुलोज। ये भी फेडरल की लाइन है कि सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। इसके बाद ओके, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन सेलुलोज, ठीक है। ये भी फेडरल के अंदर था, और जब मैंने आपको फेडरल के लेक्चर्स मेरे जो मौजूद हैं, अगर आपने वो नहीं देखे, बल्कि जो सिंध के लेक्चर्स हैं उनमें भी मौजूद हैं सारी बातें ये। और मैं बेसिकली जब सिंध के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे तो उनमें मैंने फेडरल के सारे पॉइंट्स कवर कराए थे। तो उसमें ये था कि जो आपका सेलुलोज है, सेलुलोज के बीच में कौन सा जो लिंकेज है वो पाया जाता है, ठीक है। तो सेलुलोज के बीच में जो लिंकेज है वो ये वाला है, बीटा 1,4। बीटा 1,4 जो लिंकेज है वो आपके सेलुलोज में पाया जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये हो गया। सो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला। अब हम प्रोटीन के पार्ट पे आते हैं, और प्रोटीन के जो MCQs हैं इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करते हैं। सो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसमें डज नॉट कंप्राइज ऑफ, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसमें क्या चीज़ नहीं होती। अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन के, तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अमाइनो एसिड्स को देखते हैं और उसके कितने अमाइनो एसिड हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, सिर्फ हम इस चीज़ को देखते हैं। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बिल्कुल होते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। साइज़, जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे उतना बड़ा साइज़ होगा, तो ये भी इसका पार्ट है। तो शेप है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम शेप को देखते ही नहीं है, तो शेप वाला इज़ द करेक्ट आंसर कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट हैं ये सिवाय शेप वाले के, ठीक है। ऑल द प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज शो फॉलोइंग स्ट्रक्चरल लेवल, जितने भी प्रोटीन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कह रहे हैं उनके अंदर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमेशा मौजूद होता है, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यार प्राइमरी तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस से होगा ही होगा, सेकेंडरी जो होते हैं वो अल्फा शीट और बी प्लेटेड शीट होती हैं, वो भी हमेशा पाए जाते हैं। लेकिन जो टर्शरी और क्वाटर्नरी होते हैं हमेशा नहीं पाया जाता है। टर्शरी और क्वाटर्नरी जो है आपके ये ग्लोबुलर प्रोटीन में पाए जाते हैं। इसी तरह सेकेंडरी एंड टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड क्वाटर्नरी, जहाँ पर भी टर्शरी और क्वाटर्नरी आएगा ना, ये हर उसमें नहीं पाए जाएंगे, कुछ कुछ में पाए जाते हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी हर उसमें पाए जाते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या देखते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। उनमें आयोनिक बॉन्ड होता है आपका, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होती हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो आपके शुगर के अंदर होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर कि ये वाला लिंकेज जो है नहीं होता। कह रहे हैं इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ग्लोबुलर प्रोटीन की। जो आपका फाइब्रिनोजिन है ये दरअसल ग्लोबुलर प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन आपका ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका फाइब्रोइन है ये सिल्क प्रोटीन है, ये फाइब्रोइन सिल्क प्रोटीन है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको छोड़ दें। बट आपको देखो ग्लोबुलर प्रोटीन पूछा है ना, तो आप ग्लोबुलर प्रोटीन याद होने चाहिए, और वो है फाइब्रिनोजिन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन के डिफरेंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, गो एंड हैव अ लुक एट दोज पॉइंट्स के। बहुत प्रोटीन्स के अंदर ही मैंने इनको एक्सप्लेन किया था, तो बहुत हाई यील्ड है और वहाँ से अक्सर MCQs में पूछा जाता है। तो आपको ना नाम याद होने चाहिए कि ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा और फाइब्रस कौन से, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। तो फाइब्रिनोजिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। फाइब्रोजिन के साथ साथ जो आपका फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन, ये इसकी बात मैं कर चुका हूँ, ठीक है। जो फाइब्रोइन है वो सिल्क प्रोटीन है, ठीक है।
और ठीक है, और जो फिब्रिन होता है वो होता है जो FIBRIN, जो फिब्रिन होता है आपका, ठीक है, वो होता है आपका फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजिन जो है वो आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ओके, कह रहे हैं अमाइनो एसिड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, जो अमाइनो एसिड होता है उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमें पता है। विच ऑफ द टू ग्रुप कंबाइंड, जब भी पेप्टाइड लिंकेज बनता है अमाइनो एसिड के दरमियान तो एक अमाइनो ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो मिलते हैं। तो 1 and 3 कहाँ है यहाँ पर, ये 1 and 3 ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ डैश इन डैश, ठीक है। जो कह रहे हैं अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का प्रोटीन के अंदर, इट इज़ डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ डैश इन डैश, सीक्वेंस ऑफ यहाँ पर बेसिस इन ट्रांसफ़र आरएनए या न्यूक्लियोटाइड इन ट्रांसफ़र आरएनए या न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए या न्यूक्लियोटाइड इन राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर उनको देख के ही हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर जो मैसेंजर आरएनए जाता है वो बेसिकली यही सीक्वेंस लेके जाता है और उसी मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग ही जो मैसेंजर आरएनए के पास जो बेसिस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना प्रोटीन के अंदर, इट इज़ डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, ठीक है। जो आपका डीएनए है उस डीएनए के ऊपर कुछ एक सीक्वेंस होता है कि ये अमाइनो एसिड बनेगा, यानी कि तीन बेसिस आपस में होती है ना, जो 3 बेसिस का स्ट्रक्चर होता है हम उसको कोड कहते हैं, कोडोन कहते हैं। तो बेसिकली जो कोडोन होता है वो इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है, ठीक है। बॉन्ड दैट इज़ मोर सेंसिटिव टू राइज इन टेम्परेचर, ऐसा कौन सा बॉन्ड है कि विच इज़ मोर सेंसिटिव टू राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उस बॉन्ड के अंदर कोई इशू आ जाएगा या बॉन्ड टूट जाएगा, दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो टेम्परेचर रेज करने से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, तो इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, आयोनिक बॉन्ड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड में, ठीक है, जो सबसे सिंपल अमाइनो एसिड होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, ये डायग्राम है, अगर ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो आपको इसमें कितने अमाइनो एसिड नज़र आ रहे हैं, ठीक, एक कार्बन ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला और ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है उसमें कितने आपके कार्बन होते हैं, तो हम देखा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होता है और एक सेंटर वाला होता है, तो इसका आंसर है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं विच अमाइनो एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइसल्फाइड लिंकेज इन प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर जो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है कि प्रोटीन आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, उनमें कौन सा लिंकेज ज़रूरी होता है, वो होता है सिस्टीन। ये सिस्टीन का लिंकेज है, ठीक है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो आपने याद रखना है, ठीक है। ये बात आई गेस बुक्स में मेंशन नहीं है बट ये इसका आंसर मैंने भी इनके खैर की के अंदर भी मौजूद था और मैंने चेक भी किया था। तो सिस्टीन जो है बेसिकली इसके पास होता है सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र। सिस्टीन जो है वो अमाइनो एसिड है जिसके पास क्या होता है, सल्फ़र होता है। और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है बेसिकली वो सल्फ़र के बीच में बनता है, 2 सल्फ़र के बीच में बनता है। सिस्टीन में सल्फ़र होता है तो ऑब्वियसली इसके बीच में ही बनेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल था, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टीन में सल्फ़र होता है, और लेकिन जो सिस्टीन में सल्फ़र वाली बात है ये आपकी जो बुक है उसके अंदर ये मौजूद है। 40 है बी प्लेटेड शीट किसके एग्जांपल है, सेकेंडरी में हम इसमें बी प्लेटेड शीट पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फ़ा हेलिकल होते हैं और बी प्लेटेड शीट होती हैं वो सेकेंडरी के अंदर होती हैं। प्राइमरी तो बेसिकली सीक्वेंस है, टर्शरी और क्वाटरनरी पढ़ चुके हैं। टर्शरी में वो आपका यानी कि जो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ साथ आयोनिक बॉन्ड होता है, लेकिन जो क्वाटरनरी होता है इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन का टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारे लिपिड्स का, ठीक है। तो चलें लिपिड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि जो लिपिड हैं केमिकल कंपाउंड दैट आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उन्हें बताते हैं कि भाई उनकी ऐसी क्या उनको ना हम उनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं, वो है सी लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं उनको हम प्रॉपर्टी की बेस पे कैसे करते हैं, बिकॉज ये जो एक सॉल्युबिलिटी होती है ना कि किसी चीज़ में सॉल्युबल है या नहीं है वो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही होती है। तो लिपिड को फैट्स वगैरह को पानी में डालोगे वो वहाँ पर डिसॉल्व नहीं होंगे, वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, यानी कि वो जो पोलर सॉल्वेंट है उनमें सॉल्युबल नहीं है। तो ये सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर ही हम लिपिड को डिफाइन करते हैं कि यार लिपिड आर दोज कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो उसकी बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो लिपिड उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 42 है तो जो लिपिड हैं उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। रीज़न क्या है, मैंने कहा था ना कि जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती थी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने की वजह से होती थी, और लिपिड के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। जब हाई प्रोपोर्शन होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होते हैं, हाई यील्ड पॉइंट है ये, ठीक है। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है
जो लिपिड के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, यानी कि लिपिड जो है वो किसी और चीज़ के साथ मिल गया तो अच्छा सवाल एक और पैदा होता है कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर मौजूद है। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वो होते हैं जो दो बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, यानी कि एक अलग एक और बायोमॉलिक्यूल लाइक एक कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए लिपिड के साथ और वो बन जाए, ठीक है। तो जो इसका आंसर है दैट इज़ डी। जो ग्लाइकोलिपिड होता है वो लिपिड के मिलने से और किसके लाइक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड मिलते हैं उनके मिलने से क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड, और दोनों बायोमॉलिक्यूल हैं। असाइल ग्लिसरॉल तो खुद आपका क्या है, लिपिड है, दोनों लिपिड हैं इसमें, यानी कि इसमें एक स्टेरॉल होता है, एक अल्कोहल होता है और आपका लिपिड होता है, दोनों फैट्स में आ जाएंगे। और जो आपका अल्कोहल है कोई आपका बायोमॉलिक्यूल नहीं है। देखो इसके लिए आपको दो अलग डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स चाहिए। फॉस्फोलिपिड भी लिपिड की टाइप है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, तो इसमें लिपिड का जिक्र हुआ नहीं हुआ, तो ग्लाइकोलिपिड इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ग्लाइकोलिपिड में एक आपका लिपिड होता है और एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसमें फैटी एसिड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक चेन होती है अल्कोहल की, ठीक है, ग्लिसरॉल की, उसके साथ 3 फैटी एसिड लगे होते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड में फैटी एसिड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। देखो फैटी एसिड जो है एक तरह का एसिड है और एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका COOH होता है, ठीक है। जो एसिड का फंक्शनल ग्रुप हमेशा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा लेंथी है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट एंड ऑयल। ये कह रहे हैं ये एक लिस्ट है जिसमें फैट्स और ऑयल्स के बारे में लिखा हुआ है कि फैट जो है सैचुरेटेड होते हैं, और पूछ कर हैं विच करेक्टर आर एप्लीकेबल टू ऑल फैट्स एंड ऑल ऑयल। इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो सारे फैट्स में भी होती हैं और सारे ऑयल्स में भी होती हैं, ठीक है। ऐसी बात हमें टिक करनी है जो फैट्स में भी सारे में हो और सारे ऑयल्स में भी हो, ठीक है, और हमें यहाँ पर उनका फिर कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। तो जो आपका वैसे मैं बेसिकली बता दूं कि जो 46 का करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, ठीक है। यहाँ पर है आपका बी 1 और 3 कौन सी है। जो फैट होते हैं सेचुरेटेड फैट एसिड्स होते हैं, ठीक है, और जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो फैट्स होते हैं। सेचुरेटेड का मतलब है इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ऑयल्स जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड होते हैं। तो ये बात तो ठीक है और ये सब के अंदर होती है। कह रहे हैं फैट जो होते हैं आपके वो सॉलिड होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे। भाई सारे फैट सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ऑयल्स होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सारे ऑयल्स के ऊपर ये बात अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जो फैट्स हैं इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ऑयल्स को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो 1 और 3 ये इसका करेक्ट आंसर है कि फैट्स एंड ऑयल्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो यही हैं कि जो फैट्स होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं, ठीक है। फैट्स क्या होते हैं हमेशा सेचुरेटेड होते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं। अनसेचुरेटेड का मतलब है इनके डबल बॉन्ड भी होगा, इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। कह रहे हैं फैट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, भाई सारे फैट नहीं होते सॉलिड। ऑयल भी सारे ऑयल जो है सारे लिक्विड नहीं होते, ठीक है। तो कुछ इनमें एक्सेप्शंस होती हैं, इसकी बिना पर बी इज़ द करेक्ट आंसर कि 1 और 3 प्रॉपर्टी के फैट जो होंगे वो सेचुरेटेड होंगे और क्रिस्टलाइज उनको कर सकते हो, ये हमेशा इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनके अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं। भाई सेचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता ही नहीं है, तो ए का आंसर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। 48 इज़ के ऑल ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेसिस आर फाउंड इन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर सारी नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। ये मैंने आपको फॉस्फोलिपिड का जो लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कॉलिन भी होता है, उसके अंदर इथेनॉल अमाइन भी होता है और सेरीन भी होता है, साइटोसिन नहीं होता, ठीक है। साइटोसिन जो है वो आपके फॉस्फोलिपिड में नहीं होता, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर कि साइटोसिन नहीं होता इसके अंदर। फैटी एसिड आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं जो फैटी एसिड होते हैं आपके वो हर उसमें पाए जाते हैं सिवाय किसके, वे टर्पिनॉइड में फैटी एसिड नहीं होते। एसाइल ग्लिसरॉल भी फैटी एसिड की टाइप है, फॉस्फोलिपिड और वैक्सेस टर्पिनॉइड्स हैं, ये टर्पीन्स की टाइप हैं जिसमें C5 और H8 फार्मूले वाले सारे टर्पीन्स के ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। तो टर्पिनॉइड में टर्पीन रिंग होता है, टर्पीन ग्रुप होता है, ये फैट नहीं होता। फैटी एसिड सिर्फ एसाइल ग्लिसरॉल में होते हैं, वैक्सेस में होते हैं और फॉस्फोलिपिड में होते हैं। कह रहे हैं फॉर्मेशन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ वाटर, ठीक है। कि आप कंडेंसेशन बनाओ, फॉर्मेशन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, इसका आंसर है कैरोटिनॉइड डी,
ठीक है। जो अमाइलोज बनता है उसमें वाटर रिलीज होता है, ठीक है। सवाल क्या पूछा है उन्होंने कि जो फॉर्मेशन है कंडेंसेशन के ज़रिए ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ वाटर। भाई कंडेंसेशन में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बनती है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, तो अमाइलोज बनने का वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, मैसेंजर आरएनए बनने से भी होता है, और फेब्रिन के भी बनने से होता है। जो कैरोटिनॉइड है, ठीक है, ये आपके पिगमेंट हैं, और पिगमेंट के बनने के लिए आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैसेंजर आरएनए है ना, आरएनए बनेगा, जब भी आरएनए बनेगा डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के मिलने से आरएनए बनेगा, तो उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। बट कैरोटिनॉइड जो हैं इसमें किसी वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम मूव ऑन कर चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है न्यूक्लिक एसिड्स और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और 51 में हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये किसका है, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। कैसे, इसमें देखो, जो वैसे ये स्ट्रक्चर आपसे पेपर में पूछेंगे नहीं, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, बट ये जो है ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। यू कैन गो ऑन एंड हैव अ लुक एट ऑल दोज लेक्चर, ऑल द स्ट्रक्चर जो ग्वानिन का है, फिर थायमीन के स्ट्रक्चर भी देख लें, यूरैसिल और साइटोसिन का भी देख लें, बट ये जो है ग्वानिन का है, ठीक है। इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप यहाँ मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर NH का ग्रुप है, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ 3 एक अमाइनो ग्रुप है पूरा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, NH का ग्रुप एक और नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है 51 वाला। क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है, 52 है सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाई एनर्जी बॉन्ड इन ATP, के ATP के अंदर जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाई एनर्जी बॉन्ड, तो ATP के अंदर जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है वो कौन सी चीज़ जाहिर करती है। भाई जो ATP है वो फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बना होता है। जो फॉस्फेट जो बायफॉस्फेट का बॉन्ड तोड़ते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये राइबोज और एडेनिन, फॉस्फेट और एडेनिन, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड होता है। जब आप इनको तोड़ते हो तो एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP की जितनी भी एनर्जी होती है वो इस फॉस्फेट ग्रुप में स्टोर होती है। 53 है, 53 में पूछ रहे हैं इन टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच टू डैश कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें नाइट्रोजिनस बेस जो होती है वो किसके साथ अटैच होता है। जो फिर नाइट्रोजिनस बेस होता है ना, वो आपका पेंटोज शुगर होता है, जो उसका कार्बन नंबर 1 है उसके साथ अटैच होता है। तो आपने याद रखना है कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें जो नाइट्रोजिनस बेस उससे आगे अटैच होता है ना, वो आपके कार्बन 1 पे होता है। ये MCQ उसका पॉइंट है। कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर फॉर्म, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है किसके दरमियान बनता है। इसके ऊपर भी मैंने पूरा प्रॉपर लेक्चर दिया था इन डिटेल कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो किसके दरमियान बनता है। ये बनता है एक फॉस्फेट और 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप में, ठीक है। ऐसा होता है ना कि एक कार्बन 3 है और एक कार्बन 5 है, तो कार्बन 3 और 5 के दरमियान बन रहा होता है। किस तरह बन रहा होता है कि एक फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है और 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फॉस्फेट के दरमियान तो नहीं होता, वो ATP वाला होता है। 2 फॉस्फेट और 1 हाइड्रोक्साइल नहीं, 1 फॉस्फेट और 2 हाइड्रोक्साइल के बीच में बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। गो एंड हैव अ लुक एट माई लेक्चर्स अगेन अगर आपको इसमें कोई इशू हो रहा हो, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में बताया और बुक से रीड करके बताया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। जितनी भी हैं इनमें वो सारी जो हैं वो डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल हैं सिवाय एक चीज़ के। आपने बताना है वो एक चीज़ कौन सी है, ठीक है। ADP है वो, एडिनोसिन ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन NADP जो है, ठीक है, निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट और निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये निकोटीन भी आ गया, एडेनिन भी आ गया, तो ये नहीं कि 2 हैं इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ एक है, एडेनिन है, ठीक है। तो जो आपके NADP है, NAD और FAD ये डाइन्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल हैं, ये मैंने लेक्चर में बताया था, ठीक है। NAD FAD और आपका जो NADP है ये किसके एग्जांपल हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड की हैं। लेकिन जो ADP है ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ADP मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ये लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पे। इट इज़ अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ RNA इन सेल। जो कह रहे हैं जो RNA है, जो सबसे ज़्यादा RNA इनमें से कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा बनाता है, ठीक है। तो जो आपका राइबोसोमल RNA होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा RNA जो होता है आपकी बॉडी में, जो आपके सेल के अंदर होता है एक RNA, जो सबसे ज़्यादा RNA का प्रोपोर्शन बनाता है वो आपका राइबोसोमल RNA है। 57 क्या पूछ रहे हैं कि मैसेंजर RNA कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। जो मैसेंजर RNA है, mRNA है, वो बनता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर वो DNA से इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और राइबोसोम को देता है, और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो D इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियस में नहीं लेके जाता, DNA से राइबोसोम के पास लेके जाता है मैसेंजर RNA, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर इसकी ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। विच वन इज़ करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग डायग्राम, कि इस डायग्राम के बारे में, ये देखो एक पेंटोज शुगर है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक ग्रुप भी लगा हुआ है। तो आपने बताना है कि इस डायग्राम के बारे में कौन सी बात करेक्ट है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा इट इज़ यूज टू फॉर्म राइबोसोमल RNA। रीज़न कि मैंने कहा
कि इसका करेक्ट आंसर है वो ये है कि आरएनए बनाने के लिए काम आता है। क्यों? कह रहे इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप कहीं आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, तो ये नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड एज इट डज नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और इट इज़ यूज टू फॉर्म आरएनए एज इट कंटेन राइबोज शुगर। ये आरएनए बनाने के लिए क्यों यूज़ होता है? बिकॉज इसके अंदर राइबोज शुगर मौजूद है, तो ये आरएनए बनाने के लिए यूज़ होगा। और इसमें एक नाइट्रोजनस बेस भी लगा हुआ है साथ में। इट कंटेन पैरामिडीन नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अंदर कह रहे हैं पैरामिडीन जो नाइट्रोजन है वो मौजूद है नहीं। इट इज़ यूज टू फॉर्म डीएनए। डीएनए के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डीएनए के लिए आपको राइबोज शुगर नहीं। देखो यहाँ पर दोनों के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है ना, अगर एक ऑक्सीजन कम होती तो हम बोलते हैं ये डीऑक्सी राइबोज है और ये डीएनए के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन इसके अंदर पूरे हैं। जब ऑक्सीजन पूरे होते हैं तो राइबोज शुगर होता है, और जो राइबोज शुगर होता है वो क्या बनाता है? वो बनाता है आपका आरएनए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 59 है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल आर डैश ऑफ डैश सिग्निफिकेंट। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, उनका फ़ायदा क्या होता है? वो इतने ज़रूरी क्यों है? क्या वो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस के लिए सिर्फ ज़रूरी है? नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बल्कि स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका फंक्शन भी होता है। वो आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ जो हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वो बेसिकली आपके रिसेप्टर के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हैज़ नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। नहीं भाई, गलत बात है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल इनका होता है। सिर्फ फंक्शन भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर भी नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हैं इनके। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज़ इनकरेक्टली मैच। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, बताओ इसमें जो इनकरेक्ट पेयरिंग है वो किस चीज़ की है? ठीक है, तो लिपोप्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो सेल सरफेस पे एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। जाओ और मेरी सेल मेम्ब्रेन की जो वीडियो है उसको देखो, उसमें मैंने दोनों बातें बताई हैं कि लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में क्या काम करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जो है यहाँ एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो सेल वॉल में पाए जाते हैं। नहीं, ग्लाइकोलिपिड सेल वॉल में नहीं पाए जाते। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्रोमोसोम में होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आपके ग्लाइकोलिपिड हैं वो सेल वॉल में नहीं होते। सेल वॉल का आप जो हेमीसेलुलोज वगैरह और सेलुलोज वगैरह ये सारी चीज़ें आपके सेल वॉल में होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 60 MCQs जो बहुत हाई यील्ड थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो इफ़ यू वांट मी टू अपलोड मोर लेक्चर्स, डू सपोर्ट मी। इसे लाइक करें, शेयर करें और डू शेयर विद अदर्स। ठीक है, ताकि आई वुड बी एबल टू नो कि ऑब्वियसली यू ऑल गाइज आर लाइकिंग दिस लेक्चर्स, और मैं इंशाल्लाह और अपलोड करूँगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।